नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की हम जो सीरीज चला रहे थे उसका ये अगला लेक्चर है। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपका सुझाव है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद की जितनी भी मैंने पॉलिटी की वीडियो बनाई है उन्हें भी आप जरूर देखें, जिससे आपकी जो समझ है वो बेहतर बन सके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1786 का अधिनियम। दोस्तों, उससे पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं जो गवर्नर जनरल था, जो कि वारेन हेस्टिंग्स था। ये जो वारेन हेस्टिंग्स है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसका जो शासन था वो कब से कब तक रहा था और इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि आप जानें कि किस गवर्नर जनरल के काल में क्या क्या हुआ था। तो देखते हैं दोस्तों। तो मैं बात करता हूं वारेन हेस्टिंग्स की। तो दोस्तों, ये जो गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, ये बना था 1772 में और ये रहा 1785 तक। ठीक है दोस्तों, यानी ये 13 साल तक गवर्नर जनरल रहा है जो भी कंपनी थी उसका। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था, ये पहला बना था वारेन हेस्टिंग्स, और इसका शासनकाल रहा था यहाँ तक 1785 तक। इसके बाद दोस्तों 1786 में आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स की। तो जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जिसकी आप इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी जो आया था वो 1786 में आया था। दोस्तों, उसके बारे में जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो भी इसके शासनकाल में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट की जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 1781 का आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। और मैंने तीनों वीडियो बनाई है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी बनाया था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये 3 एक्ट आए थे इसके शासनकाल में, जो वारेन हेस्टिंग्स था। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या हुआ था इसके शासनकाल में? इसके शासनकाल में एक हुआ था 1774 में रोहिल्ला का युद्ध। रोहिल्ला का युद्ध हुआ था इसके ही शासनकाल में। वो किस किस के बीच हुआ था? वो हुआ था अवध के नवाब जो था शुजा-उद-दौला और दूसरे थे अफगान, प्लस अफगानों के बीच। तो इसमें जो दोस्तों ये जो वारेन हेस्टिंग्स था, इसने सपोर्ट किया था इसका, नवाब का। जब नवाब का सपोर्ट किया था तो इसमें अफगान जो थे वो युद्ध हार गए थे। जो नवाब ये थे युद्ध हार। तो दोस्तों, इसमें ये जो युद्ध हुआ था रोहिल्ला का युद्ध, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जान सकते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रोहिल्ला का जो युद्ध हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो 1774 में अगर याद रखोगे, सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रखनी है कि कब से कब तक जो वारेन हेस्टिंग्स है वो गवर्नर जनरल रहा था, 1772 से। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है वो 1772 से 1785 के बीच है। और इसके जो भी मतलब बीच में घटनाएं हुई हैं वो सभी इसके शासनकाल में हुई होंगी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज हुई थी, जो मराठों से प्रथम युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच, वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। मराठों से प्रथम युद्ध जो कंपनी का हुआ था, मराठों से युद्ध, वो भी प्रथम था। और दोस्तों ये जो युद्ध बंद हुआ था वो सालबाई की संधि से हुआ था, सालबाई की संधि से। तो याद रखना है। वैसे हालांकि जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम केवल ये जान रहे हैं जो वारेन हेस्टिंग्स था उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, केवल इतनी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो आंगल मैसूर युद्ध था, जो दूसरा वाला था आंगल मैसूर युद्ध, वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। सेकंड वाला हुआ था दोस्तों, प्रथम में नहीं था। प्रथम में 1769 से 1772 के बीच हुआ था और 72 में ही ये बना था। तो युद्ध का जो अंत हुआ था प्रथम का, वो इसके शासनकाल में हुआ था, लेकिन जो सेकंड युद्ध था, आंगल मैसूर युद्ध था, वो इसी के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों ये बंद हुआ था मंगलोर की संधि से, मंगलोर की संधि पर बंद हुआ था ये, प्रथम मद्रास की संधि पर बंद हुआ था। तो भाई क्या क्या हो गया, और भी कुछ रह गया क्या? भाई 3 तो एक्ट बने थे इसके शासनकाल में, 3 युद्ध हुए थे। इसके अलावा दोस्तों एक बात और हुई थी जो महत्वपूर्ण है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल,
ये भी स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1784 में, ये भी इसके शासनकाल में हुई थी। इसकी स्थापना की थी दोस्तों विलियम जोन्स ने। देखो विलियम जोन्स ये थे, ये मतलब 1783 में भारत आए थे और इन्होंने ही स्थापना की थी यहाँ पर, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है विलियम जोन्स ने। और ये इसलिए की गई थी दोस्तों, यहाँ प्राच्य शिक्षा जो थी इस पर बल दिया जाता था, जो भारतीय संस्कृति की शिक्षा थी उस पर बल देते थे। पाश्चात्य दोस्तों दो प्रकार की शिक्षाएं होंगी, एक प्राच्य शिक्षा और एक होगी पाश्चात्य। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिम से आई है, और प्राच्य जो हमारी शिक्षा है जो पुरानी है। तो दोस्तों इन्होंने प्राच्य शिक्षा पर बल दिया था इसके माध्यम से। और ये याद रखना है दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। तो ये सारे फैक्ट हैं जो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, और मुझे लगता नहीं इसके अलावा भी कुछ रह गया होगा। हाँ एक बात और, जो द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, द्वैत शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी, द्वैत शासन की समाप्ति इसी के शासनकाल में हुई थी। क्लाइव ने स्टार्ट की थी द्वैत शासन। जो द्वैत शासन था वो मतलब जो स्टार्ट किया था द्वैत शासन, वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में। जब बक्सर का युद्ध जीत गए थे तो उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हो गई थी, और उसका अंत इसी के शासनकाल में हो गया था 1784 में लगभग। बाकी आप एक बार देख सकते हैं कब 84 या 85 इसमें से ही शायद कोई होगा। हाँ तो दोस्तों इसके अलावा मुझे कोई फैक्ट ऐसा नजर नहीं आता जो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में और भी कुछ हुआ हो। तो ये सारी बातें, ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट पढ़ाए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। याद रखना, देखो 3 एक्ट याद रखने हैं, 3 एक्ट इसके शासनकाल में आए थे, 3 युद्ध इसके शासनकाल में हुए थे, और इसके अलावा ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और द्वैत शासन की समाप्ति, ये सब इसी के शासनकाल में हुए थे वारेन हेस्टिंग्स के में। तो दोस्तों ये हुई वारेन हेस्टिंग्स की बात। इसके बाद बात करने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई शक्ल देखने से थोड़ी सी और आसान होता है हमें याद रखना, तो एक बार शक्ल देख और उसके बाद देखें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया हमारे यहाँ के। तो सबसे पहली बात 85 तक की बात खत्म हो गई, 1773 से 1785 तक की बात है। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। जो अधिनियम था 1786 का, वो लाया ही इसलिए गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। तो बात करते हैं हम जो 1786 का अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए जो कॉर्नवालिस था उसी के लिए लाया गया था ये अधिनियम। तो 1784 की बात थी, उसमें कंपनी ने 2 बात कही थी। देखो इस अधिनियम में जो आया था ब्रिटेन सरकार की तरफ से, इसमें कंफर्म कर दिया था किसने? ब्रिटेन सरकार ने, कि जो कंपनी का उद्देश्य है व्यापार है, विस्तार नहीं। क्योंकि यहाँ कंपनी बहुत सारे युद्ध कर रही थी, तो उन्होंने ये बताया था कि हम जो है केवल व्यापार करना चाहते हैं, ना कि विस्तार करना चाहते हैं, ये हमारी कोई नीति नहीं है। और ये 1784 की बात हो रही है दोस्तों। तो अब जब 1785 में वारेन हेस्टिंग्स चला गया वापस, तो उसके बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाया जाना था तो उसने अपनी 2 शर्तें रखी। उसने पहली शर्त तो ये रखी कि गवर्नर जनरल के साथ साथ उसे मुख्य सेनापति की पावर चाहिए। पहली शर्त ये थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कि अगर गवर्नर जनरल बनाकर मुझे भेजा जाता है तो मुझे सेनापति की पावर मुझे ही चाहिए। और दूसरी बात उसने कही कि मुझे वीटो पावर चाहिए। दोस्तों आपको कहानी की तरह सारी चीजें समझनी होंगी, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं आप उन्हें पहले जरूर देखें। देखिए पढ़ने में इंटरेस्ट बनाएं। अगर आप फैक्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम को निकालने में आपको असमर्थता महसूस होगी। बड़े भारी भरकम शब्द बोलने पड़ रहे हैं, मतलब निकाल नहीं पाओगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसलिए आपको जरूरी है आप इमेजिनेशन से पढ़ें। इमेजिनेशन का मतलब होता है बिंब बना के आप सोचे उस समय क्या हो रहा होगा। ऐसा हर अधिनियम का लिंक पिछले अधिनियम से लिंक है, तो अगर आप पीछे का अधिनियम नहीं पढ़ेंगे तो आगे का कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको ये जरूरी है कि मैंने जितनी वीडियो पहले बनाई है उन सबको एक क्रम से देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपके लिए आसानी रहेगी समझना। और वीडियो को कभी कभी शेयर भी कर दें। चलिए देखिए, तो बात ये थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी कि उसे पहले तो ये कंडीशन कि गवर्नर जनरल के साथ मुख्य सेनापति की पावर चाहिए, और दूसरी बात ये थी कि उसे वीटो पावर चाहिए। वीटो पावर किससे चाहिए? वीटो पावर चाहिए थी उसे अपने परिषद से। वो बार बार ये देख रहा था जो परिषद थी वो गवर्नर जनरल को रोकती थी, जो कि मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो उसने कहा कि अगर परिषद पर उसे वीटो पावर चाहिए, अगर इस अधिनियम के अनुसार उसने ये कहा कि मुझे चाहिए कि अगर मैं चाहूं तो जब चाहूं अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता हूं, परिषद मेरे कानून को ना रोक पाए, और मैं चाहूं तो उस परिषद के कानून को रोक दूं। तो ये 2 बातें आई थी केवल 1786 के अधिनियम में, ये 2 पावर।
बस केवल दो बात याद रखनी है कि गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति की पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई और वीटो पावर दे दी गई उसे उसकी परिषद के लिए। केवल दो बातें, और ये आगे तक ही दे दी गई। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 1793 का चार्टर अधिनियम, जो पहला अधिनियम था। दोस्तों आपको पता है कि जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उसमें कंपनी के जो कार्य थे वो दो भागों में डिवाइड कर दिए थे, एक तो व्यापारिक कार्य में और राजनीतिक कार्य में। उसे कंट्रोल कौन कर रहा था? जो राजनीतिक कार्य थे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि राजनीतिक कार्य को जो कंट्रोल कर रहा था वो कर रहे थे बीओसी, और इसकी स्थापना भी 1784 में हुई थी, जो पिट्स इंडिया एक्ट था। याद रखना दोस्तों फैक्ट जरूर, तो जो बीओसी की स्थापना वो कब हुई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुई थी। तो इसके लिए जो वेतन की व्यवस्था की गई थी वो भारत के राजस्व से की गई थी, ये दिया गया था चार्टर में। यानी अगर ये रिटायर होकर जाते थे तो भारत के राजस्व से इनको पेंशन दी जाती थी। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत भी कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है, जो आगे चल के दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। यानी ये जो बीओसी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भारत के में राजनीतिक कार्यों पर ध्यान रखते थे, राजनीतिक, सैन्य और राजस्व वालों पर, तो ये बीओसी कंट्रोल करता था। तो इनके लिए जो वेतन की व्यवस्था थी वो भारत के राजस्व से थी, जो कि गलत बात है। मान लो ये तो रहते थे ब्रिटेन में, लेकिन इनके लिए वेतन दिया जाता था भारत के राजस्व से। ये दोनों कंडीशंस आगे भी लागू कर दी गई, जितने भी गवर्नर जनरल आने वाले थे आगे। सर जॉन सोर आए थे 1793 में, तो एक वो कंडीशन भी लागू कर दी गई। अच्छा एक बात और थी, 1784 में ब्रिटेन सरकार ने ये कहा था कंपनी से कि कुछ स्थायी बंदोबस्त कीजिए, जो पैसा आप हमें देते हैं बार बार, तो कुछ कभी कम देते हो कभी ज्यादा, तो एक बार निश्चित कर लीजिए कि कितना पैसा दिया जाएगा पर ईयर। तो आपको पता है स्थायी बंदोबस्त के लिए ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाया गया था। कहाँ है कॉर्नवालिस? यहाँ, चलो लिख देता हूं। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसे स्थायी बंदोबस्त के ही लिए लाया गया था। तो अब इसने, आपको पता है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली थी वो लागू की थी। आपको याद रखना है स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी कब्र भी, जो मकबरा बोलते हैं, वो गाजीपुर में है, यूपी में ही है। तो याद रखना गाजीपुर में इसका मकबरा भी है, गाजीपुर में। कुछ फैक्ट याद ही रख लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें कहानी के तौर पर याद रखनी है। तो 1793 के चार्टर अधिनियम में और कुछ नहीं किया था, ये दोनों पावर आगे बढ़ा दी गई थी। और एक बात ये थी कि बीओसी के जो वेतन या पेंशन है वो भारत के राजस्व से दिया जाना था। दो बातें ये हो गई थी। इसके बाद दोस्तों केवल एक चार्टर आया था, आए थे बहुत सारे थे, लेकिन इसके बाद आया 1813 का चार्टर अधिनियम। गर्मी बहुत हो रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम से। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, हम केवल पढ़ रहे हैं कि भारत में संविधान के विकास में क्या क्या इनकी भूमिकाएं रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप जानते हैं जो गवर्नर जनरल ये बना है बंगाल का, धीरे धीरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा 1833 में, और उसके बाद ये 1947 या 1950 में जाकर भारत का राष्ट्रपति बनेगा। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आज भी अधिनियम को रोकने की पावर है, जिसे वीटो पावर बोलते हैं। तो वो वीटो पावर का सर्वप्रथम इस्तेमाल कहाँ किया गया था? वो इसमें किया गया था 1786 के अधिनियम में। तो आपको याद रखना है, कहानी के तरीके से याद रखना है पूरा संविधान। तो बात कर लेते हैं दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा चार्टर था। इससे पहले 1793 का था चार्टर अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? सबसे मोस्ट बात, जो कंपनी का व्यापार पर एक अधिकार था वो खत्म। भाई इससे पहले 1784 में जो दो भागों में डिवाइड किया गया था कंपनी का कार्य, व्यापारिक और राजनीतिक में, यानी व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार था उस समय तक। उससे पहले तो भाई सब कुछ कंपनी ही थी, लेकिन 1784 में दो कार्य डिवाइड कर दिए, राजनीतिक और व्यापारिक। और व्यापारिक कार्यों पर भी जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया इस अधिनियम द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कंपनी का एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार कब समाप्त हुआ? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लेकिन एक जगह भी, दो जगह और बचा हुआ था, एक तो चीन पर और चाय पर। इन दोनों पर आज भी एकाधिकार था, यानी चीन और चाय को छोड़कर कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार पर वो खत्म कर दिया गया था। दोस्तों ये भी खत्म हुआ था पूर्णतः, व्यापार पर एकाधिकार खत्म हुआ 1833 के चार्टर में। याद रखना है, अगर पूर्णतः मिले तो आप लगाएंगे 1833 का चार्टर, अगर केवल व्यापार पर एकाधिकार कब खत्म हुआ? तो 1813 में। समझ रहे ना? केवल इतनी बात याद रखनी है कि 1813 में खत्म हुआ व्यापार पर एकाधिकार, लेकिन दो जगह भी बना हुआ था, चीन के मामले में और चाय के मामले में। अगर इन दोनों की बात करें तो 1833 में पूरा अबॉलिश कर दिया गया, खत्म ही कर दिया गया उनका जो भी एकाधिकार था। एक बात तो ये थी इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट था कि शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए दिए गए। 1 लाख रुपए खर्च शिक्षा पर। अब तक शिक्षा पर कोई भी बजट आवंटित नहीं होता था,
लेकिन ब्रिटेन सरकार ने जब ये चार्टर अधिनियम लाए तो पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए इस अधिनियम के द्वारा। ये आपको याद रखना है, कुछ ही फैक्ट है, वो ज्यादा कोई फैक्ट थोड़ी है, तो याद रख लेंगे। अच्छा, तीसरी बात क्या थी, एक बात और थी, जो ईसाई मिशनरी थे, मिशनरी आप जानते होंगे जो धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं, तो ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई है इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, कि वो चाहे तो भारत में जाकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे, इससे पहले नहीं थी। तो ये 3 बातें आपको यहां भी याद रखनी है कि व्यापार पर एकाधिकार खत्म हुआ 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, चीन और चाय को छोड़कर इन दोनों पर एकाधिकार अभी बना हुआ था। अगर आपको याद रखना है पूर्णतः कब खत्म हुआ, तो 1833 के चार्टर में खत्म हुआ। 1 लाख रुपए पहली बार शिक्षा पर यहाँ दिए गए और ईसाई मिशनरियों को छूट भी दी गई। जो ईसाई के धर्म गुरु होते थे वो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम की जो जितनी इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी है। मुझे लगता नहीं इसके अलावा कुछ इसमें बचा होगा, अगर बचा होगा तो अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1833 का अधिनियम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। दोस्तों इसके अलावा हम फिजिक्स की जल्द ही सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके साथ साथ जो 10th और 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और करें शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।